हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और आज हम 12th क्लास में जो है इकोनॉमिक्स देखेंगे बेसिकली। और हम लोग इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो आपका एक परिचय है उसी का हम लोग पहला आपका चैप्टर लेंगे। अर्थशास्त्र की कुछ आपकी डेफिनेशन हैं उनको हम लिखेंगे, गौर करके हम सारी चीज़ों को देखते और पढ़ते चलेंगे। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक, कोई भी डाउट बनता है आप उसको देख लें। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। हमारा आपका चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने है और चैप्टर का नाम है परिचय। तो हम किसका परिचय लेंगे आपको याद होना चाहिए। तो हम बेसिकली इस चैप्टर के अंतर्गत हम इसमें अर्थव्यवस्था के परिचय के विषय में पढ़ेंगे और हम लोग जानने का प्रयास भी करेंगे कि कैसे क्या चीजें हैं। ठीक, क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे कहूं इस चैप्टर में, देखिए ये आपका चैप्टर है लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ परिभाषा, कुछ डेफिनेशन जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि हम किसको क्या कहें, कैसे किसको समझें। क्लियर है? उन सारी बातों पर हम लोग विचार करते हैं और गौर करके एक एक करके हम इनको समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अब बात करेंगे सबसे पहले अर्थ शास्त्र की परिभाषा। क्या देखेंगे हम? अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में पढ़ेंगे और इस पर गौर करके एक एक करके देखेंगे। जैसे क्या है परिभाषा, अगर आप सारे उन परिभाषाओं को समझें तो देखिए, अर्थशास्त्र दुर्लभता स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन। क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। ये परिभाषा है बेसिकली आपकी अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक, और अगर दूसरी परिभाषा देखनी है, अगर बात करें दूसरे शब्दों में तो क्या होगा? अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधन जिनके वैकल्पिक उपयोग के प्रयोग पर केंद्रित है। यह कह सकते हैं जिससे आर्थिक
कल्याण अधिकतम हो। ठीक, ये दो परिभाषा हैं अर्थशास्त्र की। इन दोनों परिभाषा को लिखिए। फिर उसके बाद समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, किसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, किसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, इनके विषय में हम लोग गौर करके पढ़ेंगे। तो जो बच्चा नोट करना चाहता है, नोट डाउन करना चाहता है, आप इनको करिए। फिर हम सीधा चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर की तरफ आगे बढ़ के हम गौर करके उन सारी चीजों को एक एक करके इनको देखेंगे। ये देखिए परिभाषा दोनों कॉपी हो गई। चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए कह रहे हैं किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज के लोग खाना, वस्त्र, सड़क, रेल सुविधा जैसे यातायात संसाधन, डाक सेवा तथा चिकित्सा, अध्यापक जैसी बहुत सी वस्तुएं एवं सेवा का प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास सभी वस्तुएं नहीं होती जिनसे उनकी आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जिन वस्तुओं और सेवा का उपभोग करना चाहता है उससे सब कुछ ही उपलब्ध होती है। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल तथा परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास, कपड़े बुनने के काम करने वाले उपकरण हो सकते हैं। स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल हो सकता है। ठीक, किसी समाज में अन्य व्यक्ति के पास अपने श्रमिकों के सिवाय और भी संसाधन ना हो। इसमें हर एक निर्णय कई उपलब्ध संसाधनों की उपयुक्तता में लगातार वस्तुओं की सेवा के उत्पादन कर सकती हैं। अपने उत्पादन में एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी अन्य वस्तु और आपका सेवा प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिससे उससे आवश्यक हो। एग्जाम्पल के लिए कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद एक अंश उपयोगी के लिए कर सकता है, बाकी उत्पाद को विनिमय करके अपने वस्त्र इत्यादि चीजें खरीदता है और इसी में अपनी चीजों को आपका पूरा करता है। तो देखिए जो जिसके पास है वो उसका उत्पादक हो सकता है, उसके पास उतना प्रोडक्शन कर सकता है, ये सारी चीज उसमें बनी रहती है। ठीक, तो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और डेफिनेशन है जो आपको इस पुस्तक में आपको लिखनी है और आपको जो बहुत जरूरी है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या देखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ना है। यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है, यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ता
का संतुलन संतुलन उद्योग वस्तु या संसाधन की कीमत निर्धारण व्यक्तिगत मांग एक फर्म का उत्पादन आदि। ठीक, इसको लिखिए। तो ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन, जो आपको मेरे प्यारे बच्चों पता होनी चाहिए, और आप इसको लिख लीजिए। फिर थोड़ा सा हम आपका प्रोफेसर केन्स के अनुसार और बहुत सारे जो उसके सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको लिखेंगे। आप कृपया कॉपी करें। तो हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, जैसी कॉपी कर लेंगे आप मुझे बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कर लिया, आगे बढ़ते हैं और एक डेफिनेशन समझते हैं। एक आपके प्रोफेसर प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्म व्यक्तिगत ग्रस्त व्यक्तिगत कीमत व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत उद्योग व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन करता है। केंद्रीय समस्याएं क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए,
जाए कि आर्थिक समस्या का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि क्षेत्र कौन कौन से हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र? जैसे राष्ट्रीय आय, नंबर 2 देखिए उत्पादक का व्यवहार, ये सब पढ़ेंगे इसी में हम। तीसरा देखिए कीमत निर्धारण। चौथा देखिए कल्याण अर्थशास्त्र। नंबर 5 देखिए वितरण का सिद्धांत। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ध्यान दें, ये सारे पॉइंट हैं प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार। एक बार इन सबको डेफिनेशन सहित लिख लीजिए। और ये कारण है जिसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलिए लिख लिया, अगला कॉपी करें। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र। यह है आर्थिक सिद्धांत वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र को
वृक्ष कहा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र को वन कहा जा सकता है। अगर व्यष्टि क्या है, एक पेड़ है, तो समष्टि क्या है, उसका वन है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ध्यान दीजिए। तो आज हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र की परिचय को पढ़ा, उनके क्षेत्र को पढ़ा, उनकी डेफिनेशन को पढ़ा, उनके विषय में पढ़ा। बाकी से इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।